जापान को हमने हरा दिया था, जर्मनी को बस हराने ही वाले थे और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाता। मुश्किल से कुछ और महीने हमें बिताने थे और भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बस बन ही गया था। लेकिन आज जो हुआ वो बहुत करारा झटका है हमारे लिए। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनते बनते छठे नंबर पर लुढ़क गया है। जी हाँ, जिस ब्रिटेन और जापान को हमने हरा दिया था वो फिर से हमसे आगे निकल चुके हैं और भारत इस समय दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और दुखद बात यह है कि ब्रिटेन की जो जीडीपी ग्रोथ है ना, यानी कि अर्थव्यवस्था बढ़ने की रफ्तार 0.5% है, जो जापान है उसकी 0.7% है, यानी कि 1% भी अर्थव्यवस्था उनकी बढ़ नहीं रही। उल्टा हमारी अर्थव्यवस्था 6.5% की भीषण रफ्तार से दौड़ी जा रही है। उसके बावजूद जापान और ब्रिटेन ने हमें हरा दिया है और इसके पीछे अलग अलग कारण और तर्क दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी युद्ध दीमक की तरह खा गया हमारी अर्थव्यवस्था को, कोई कह रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कई ने तो ऑपरेशन सिंदूर को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन जो सच्चाई है वो इससे कहीं आगे है, जो मैं आपको आसान भाषा में इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही सोल्यूशन पर भी बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन है क्या। लेकिन सबसे पहले कारण देखिए, इसका कारण ना तो युद्ध है, ना ऑपरेशन सिंदूर है, ना कोई और। इसका कारण है सही समय पर इकोनॉमिक रिफॉर्म ना करना। मतलब हमने जीएसटी नोटबंदी वाले फैसले अब से 7-8 साल पहले लिए थे। पिछले कुछ सालों में तो कोरोना के बाद खासकर की कोई बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया ही नहीं गया जो इम्पैक्टफुल हो। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता ही जा रहा है। हम जितना सामान अब से 10 साल पहले दुनिया को बेचा करते थे ना, उससे ज्यादा आज बेचते हैं। कई गुना ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। लेकिन समस्या ये है कि इंपोर्ट, यानी कि जितना सामान हम दुनिया से खरीदते हैं वो उससे तेजी से भी बढ़ा है। हमने इंपोर्ट पर लगाम नहीं लगाई और नतीजा क्या है? नतीजा है करंट अकाउंट डेफिसिट का भयंकर तेजी से बढ़ना, जिसने हमारे रुपए को इतने भयंकर दबाव में ला दिया है कि वह लगातार गिरता ही जा रहा है। आपको एक मैं आंकड़ा दिखाता हूं, चौंक जाओगे। पिछले साल 2025 में ना भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 4-4.5 रुपए गिरा था एक साल में, और ये भयंकर गिरावट मानी गई थी। सरकार की खूब आलोचना करी थी सबने, लेकिन ये 2026 का साल तो सबको माफ कर गया। दरअसल इस साल के 4 महीने ढंग से नहीं हुए और भारत का रुपया 88 से गिरते गिरते 95 तक पहुंच गया है, 95 तक, और कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक 100 के भी पार चला जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था का नंबर 4 से छठे पर जाने का। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था गिरी नहीं है, बल्कि रुपए के गिरने की वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ आ गई है। क्योंकि पहले भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 80-85 पर था जब भारत की अर्थव्यवस्था की कैलकुलेशन करी गई और बताया गया कि भारत की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर पर है। लेकिन हमारा रुपया इतना तेजी से गिरा है पिछले कुछ महीनों में कि अब जब दोबारा कैलकुलेशन करी जा रही है तो जीडीपी डॉलर के कन्वर्जन में गिर रही है। मतलब जब भारतीय रुपए से डॉलर में कन्वर्ट किया जा रहा है जीडीपी की वैल्यू को, तो वो 4.2 से घटकर 4.1 ट्रिलियन आ रही है। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था नहीं गिरी, बल्कि वो तो शानदार रफ्तार से बढ़ रही है। समस्या ये है कि हमारा रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है कि वो जीडीपी की बढ़ने की रफ्तार को काट दे रहा है। और इसीलिए ये ज्यादा दुखदाई है क्योंकि हमारे जो प्रतिद्वंदी है जापान, जर्मनी और यहाँ पर ब्रिटेन, इन तीनों की जीडीपी रफ्तार 1% भी नहीं है। जी हाँ, तीनों में से एक भी देश 1% तक की रफ्तार को नहीं छू पा रहा। हम 6.5 की रफ्तार से भागे जा रहे हैं, उसके बावजूद हम इन्हें हरा नहीं पा रहे। और इसलिए आईएमएफ ने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो भारत 2 साल के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला था वो 2032 में जाकर बनेगा। मतलब साफ है कि सरकार ने अभी कुछ नहीं किया और भारतीय रुपया ऐसे ही गिरता रहा तो 2028 में हमारा दुनिया की
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। हमें 2030-32 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना। अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाए, कैसे? इंपोर्ट घटाकर, तो ऐसी स्थिति में रुपए की गिरावट को कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन ये अकेले काम नहीं करेगा। इसके साथ ही हमें जीडीपी की रफ्तार जो 6.5% है इसे बढ़ाकर 7.5 और 8 तक ले जानी होगी, जो पूरी तरीके से संभव है। लेकिन ये काम भी इकोनॉमिक रिफॉर्म से ही होंगे। एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेना पड़ेगा जो सब कुछ पलट कर रख दे, तभी ये संभव है। और मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार हम तो कर लेंगे, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दिल्ली में बैठे हैं, सरकार को सजेशन देंगे। लेकिन आपको बता दूं, यही काम जापान ने भी किया था 1990s में। उन्होंने अपने देश के बाबुओं के हवाले कर दी थी अपनी अर्थव्यवस्था। हुआ क्या? आज तक जापान रिकवर नहीं कर पा रहा। स्थिति यह है कि कहा जाता है कि 1990 से लेकर 2000 के बीच में इनकी इकोनॉमी खो गई, कहीं लॉस्ट डेकेड कहा जाता है, जिससे जापान आज तक उबर नहीं पाया। चीन ने उन्हें हरा दिया था कुछ ही सालों के अंदर। हमारे साथ ये ना होने पाए। 2020 से लेकर 30 का साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 साल, इसे हमारे लिए लॉस्ट डेकेड ना बनने दें। और इसका एक ही तरीका है कि बाबुओं के हाथ में इकोनॉमी ना दें। जो असली अर्थशास्त्री हैं उन्हें यहाँ पर लाया जाए, जो एक्सपर्ट हैं, और वो सरकार को सजेशन दें कि आप कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाकर बड़े चेंजेस कर सकते हैं। वरना आप सोच भी नहीं सकते कि जो ये इकोनॉमिक्स की दुनिया है कितनी जल्दी पलट जाती हैं। आज आप सोच रहे हो दुनिया की 5वीं तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के बारे में, आप जानकर हैरान होंगे कि अब से 20-25 साल पहले तक हम खुद टॉप 20 में भी नहीं आते थे। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश दुनिया के टॉप 6-7 कंट्रीज में शामिल थे। आप जरा सोच कर देखिए, उन देशों का आज कुछ पता नहीं है। क्यों? इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं उन्होंने किए, इकोनॉमी को सीरियसली नहीं लिया, और नतीजा वो आज तक भुगत रहे हैं। हमारे साथ ये कतई नहीं होना चाहिए। और ये रोकने का एक ही तरीका है कि 2026 के एंड से पहले पहले, इस साल के खत्म होने से पहले, हमें एक नहीं 2-3 बड़े ऐतिहासिक रिफॉर्म लाने पड़ेंगे जो हमारे लिए गेम चेंज करे और हमारी अर्थव्यवस्था को एक ऐसा बूस्ट दे कि कहां ये 6.5 की रफ्तार से बढ़ रही है, ये बढ़ते बढ़ते 8-10 डबल डिजिट में पहुंच जाए। वरना हमारा इस पूरे कंपटीशन में टिक पाना संभव नहीं होगा। आपको पता नहीं है कि जापान, जर्मनी के पास पैसे का एक ऐसा फ्यूल है जिसका वो कभी ना कभी इस्तेमाल जरूर करेंगे, और फिर जिस दिन वो करेंगे वो हमसे इतना आगे निकल जाएंगे कि हम उन्हें कैचअप ही नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का सही वक्त है। और हाँ, इस चक्कर में मत पड़ो कि युद्ध की वजह से डूब गई, हमें मीडिएशन करना चाहिए, ये फालतू की बात है। असल बात हमारे खुद के अंदर है। खुद सही तो दुनिया सही।